नमस्कार मित्रों, डॉल्फिन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज हमारा विषय रहेगा स्वतंत्रता या लिबर्टी। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम क्या होते हैं इसके संबंध में पढ़ेंगे, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषाएं, विचार और अपनी तरफ से तर्क दिए हैं। तो मित्रों, स्वतंत्रता शब्द सुनते ही खुशी होती है, लेकिन स्वतंत्रता क्या होती है, इसको यदि हम परिभाषित करना चाहेंगे तो इसके संबंध में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग अर्थ बताते हैं, अलग अलग प्रकार बताते हैं। तो इनको सुनकर के लगता है कि कौन सी स्वतंत्रता वास्तव में स्वतंत्रता है। कई बार ऐसा लगता है कि विद्वान ये कहते हैं कि व्यक्ति से कोई बाध्यतापूर्ण कार्य करवाते हैं तो भी कहते हैं कि उसे पता नहीं है स्वतंत्रता का, इसलिए उसकी स्वतंत्रता के लिए ऐसा कार्य करवाया जाता है। तो हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जो बहुत सारे विद्वान हैं उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो देखते हैं। सबसे पहले सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। यानी कि स्वतंत्रता का मतलब है कहीं पर भी अतिवादिता हो रही हो, कहीं व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो, उसका प्रतिकार या उसकी समाप्ति ही स्वतंत्रता है। कहीं पर भी अति शासन नहीं होना चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मेकिन के अनुसार, मेकिन विद्वान हुए हैं मान, उन्होंने परिभाषा दी है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। इनके विचार सकारात्मक स्वतंत्रता से मेल खाते हैं। वो कहते हैं स्वतंत्रता प्राकृतिक जानवरों को जिस प्रकार से प्रकृति में स्वतंत्रता दी जाती है, पशुओं की स्वतंत्रता मानव के लिए उचित नहीं है। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने की होनी चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति के विकास में व्यवधान नहीं हो और स्वयं को भी नुकसान नहीं हो, उसको स्वतंत्रता कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति मरने के लिए प्रयास करे और फिर ये कहें कि ये उनके लिए स्वतंत्रता है, तो इसे स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता का मतलब है उसको भी फायदा होना चाहिए और दूसरों के विकास या स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं आना चाहिए। उसी स्थिति को स्वतंत्रता कहा जा सकता है। फिर है, अपन देखें कि जो जितने भी परिभाषा और शब्दावली निकली है राजनीति विज्ञान की, मुख्यतः ग्रीक, प्राचीन यूनान के विद्वानों और लेखकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, यानी कोई तरह के बंधन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसे ही स्वतंत्रता कहा जाता है, यानी कि प्राकृतिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। यानी कि जो स्वतंत्रता की हम चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक युग की देन है। यूनान जिस समय प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, वो जो प्राचीन विद्वान थे, उनके काल में जो राज्य हुआ करते थे, उनके राज्यों में लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। जैसे प्लेटो तो दास प्रथा का समर्थन करता है, स्त्री शिक्षा का विरोध करता है, और वो तो मानता है कि स्त्री और पुरुषों को, ये जो दास होते हैं, उनको तो अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए, तो स्वतंत्रता की बात ही नहीं हो सकती। वो तो एक अलग प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो इस प्रकार जो यूनानी युग और मध्यकाल में ये विचार अनुपस्थित था, स्वतंत्रता के संबंध में इतना जो है आज की तरह परिपक्व विचार नहीं था। तो उसके बाद में स्वतंत्रता के आयाम देखते हैं। नागरिक स्वतंत्रता, सबसे पहले सिविल लिबर्टी क्या होती है। बारकर ने लिखा है, नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। यानी कि वो कहता है कि एक व्यक्ति होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते उसको जो अधिकार दिए जाते हैं और उनको करने की जो छूट होती है, उसको स्वतंत्रता या फ्रीडम या लिबर्टी कहा जा सकता है। और बार्कर ने नागरिक स्वतंत्रता के मुख्यतः 3 प्रकार बताए हैं, जिनमें अभिव्यक्ति और आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड विजिटेशन। समझौते की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ कंप्रोमाइज, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी के साथ में क्या समझौता करना है वो कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई कुछ बोले, अभिव्यक्ति अपने विचार प्रकट करना चाहें, चाहे लिखित में हो या फिर मौखिक हो, और कहीं पर भी आए जाएं, इससे संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं होंगे। साथ ही वो बताते जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे
से मुक्त रखने की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता की श्रेणी में रखी जा सकती है। यानी कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आपस में बहुत घनिष्ठ है, रूप से संबंधित है। तो व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, उसे अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का अधिकार होना चाहिए, साथ ही कोई बाह्य शक्ति शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाए, ये भी उसका अधिकार है। फिर आता है राजनीतिक स्वतंत्रता या पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होती है, देखो। तो पहले तो नागरिक स्वतंत्रता हो गई कि एक नागरिक होने के नाते एक व्यक्ति को कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त रहेगी राज्य के अंदर। और फिर आता है राजनीतिक स्वतंत्रताएं या पॉलिटिकल लिबर्टी। इसका मतलब मतदान और राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार है। भाई, इसमें ये बताते हैं कि व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए, अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, और साथ ही राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार, चाहे वो सभा में, चाहे इलेक्शनों में, चाहे मतदान, प्रचार, जनमत, या फिर स्वयं राजनीतिक रूप में चुनाव लड़ करके राजनीति में जाए। ये उसके राजनीतिक अधिकार है, उसे सहभागिता का, राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता का राइट होना चाहिए। उसके बाद में रूसो क्या कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के संबंध में। रूसो कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब जन संप्रभुता का एक अंश होना है। यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ही रूसो के अनुसार है कि पूरी शासन शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सर्वहारा वर्ग का राज्य स्थापित करने के पक्षधर थे। उन्होंने तो जो कुलीन तंत्र है उनको एक तरह से पूंजीपतियों का, और लोकतंत्र को पूंजीपतियों का संरक्षक कहा है। पूंजीपति अपनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोकतंत्र का दुरुपयोग करते हैं, ये रूसो के विचार थे। वो तो क्रांति चाहते थे और पूंजीवादी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त करके सर्वहारा वर्ग के राज की स्थापना के पक्षधर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं, और है तो सिर्फ ये बेड़ियां हैं गुलामी की, और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। यानी मजदूरों को मोटिवेट करते हैं, तो वो सर्वहारा वर्ग के राज्य की स्थापना के लिए वो पक्षधर है, और इसीलिए मजदूरों की स्वतंत्रता या लोगों की स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। और राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। जैसा कि अपन देखें मध्यकाल में और प्राचीन काल में भी बहुत से शक्तिशाली राज्यों ने कमजोर और अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था वाले राज्यों पर अधिकार कर लिया अनधिकृत रूप से, और उनके प्राकृतिक संसाधनों का, उनकी संस्कृति का, उनके सामाजिक परिवेश और ढांचे का तहस नहस कर दिया, शोषण किया। तो ऐसे में कोई उपनिवेश के रूप में दूसरे राज्य पर अधिकार नहीं रखे और साम्राज्यवाद की भावना से ग्रसित होकर के किसी दूसरे राज्य पर अतिक्रमण नहीं करें, तो इस प्रकार न होना ही स्वतंत्रता है। यानी किसी का कोई उपनिवेश नहीं बने और कोई साम्राज्यवादी ताकतों से संचालित और नियंत्रित और निर्देशित नहीं हो, तो इसको स्वतंत्रता कहा जाता है रूसो के अनुसार। सामाजिक स्वतंत्रता का प्रकार क्या है? सोशल लिबर्टी। बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने सामाजिक स्वतंत्रता है। वो कह रहे हैं कि बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना सामाजिक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी कि समाज क्या चाहता है उसकी बात नहीं है, समाज के अलावा व्यक्ति का पर्सनल या व्यक्तिगत जीवन होता है। इसलिए उस व्यक्ति के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसकी क्या इच्छा है, क्या कैसे रहना है, कैसे जीना है, इसके संबंध में समाज द्वारा नियंत्रित और निर्देशित नहीं होना चाहिए। समाज के हस्तक्षेप से मुक्त अपनी इच्छा अनुसार एक स्वतंत्र परिंदे की भांति एक स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति का वास्तव में सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जा सकता है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव होना चाहिए। यानी समाज में जाति के आधार पर एक दूसरे को उच्च या निम्न समझना, जाति के आधार पर कार्यों का विभाजन या राजनीतिक अधिकारों का विभाजन, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर भी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म को पालन करने या छोड़ने, या नास्तिक आस्तिक जैसी भी परिस्थिति अच्छी लगे व्यक्ति को, उसके अनुसार उसे स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही स्त्रियों के संबंध में भी है कि लिंग के आधार पर, ये जेंडर के बेस पर कोई प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वुमन को राइट बहुत कम मिलते हैं, या महिलाओं को प्राचीन काल में अपन देखते हैं कि प्लेटो और जो सुकरात जैसे विद्वान तो कोई राइट देना चाहते थे। तो ये स्वतंत्रता नहीं की जा सकती।
मतलब स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना और उन्हें वो सारी सामाजिक परिस्थितियां मिलना ही लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव करके स्वतंत्रता प्रदान करना है। फिर स्वतंत्रता के प्रकार में आता है इकोनॉमिक लिबर्टी या आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना जरूरी है। वो कहते हैं कि एवरी पर्सन मस्ट बी गेट और प्रोवाइडेड जॉब बाय गवर्नमेंट, और एवरी पर्सन must be free to get or do work or to get any profession according to his her wish. There must be no restriction uh, imposed by government or any other power. कहते हैं कि समाज में अभावग्रस्त लोगों के लिए, जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इस प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, वो राज्य के द्वारा प्रदत्त की जानी चाहिए, ताकि एक हर एक व्यक्ति अपने न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करके स्वतंत्रता पूर्वक और एक इंसान की तरह जिंदगी जी सके। नकारात्मक स्वतंत्रता, देखो जो हम ये देख रहे हैं सकारात्मक स्वतंत्रता है, क्यों कि ये जितना भी है जो स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएगी, ऐसा नहीं कि उसको असीम स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएगी, बल्कि स्वतंत्रताएं उस मात्रा, उस सीमा तक ही प्रदान की जाएगी जो जिनकी स्वतंत्रता का उपभोग करने से दूसरे की स्वतंत्रता में व्यवधान पैदा नहीं हो और स्वयं के शरीर स्वास्थ्य और नैतिकता के लिए भी हानिकारक नहीं हो, समाज की दृष्टि से उचित हो, दूसरे लोगों के विकास के लिए बाध्य नहीं हो, उसी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करना सकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि धर्म के मामले में भी सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ लिया जा सकता है कि जो मतलब अमानवीय धार्मिक प्रथाएं हैं उन पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, उनको खत्म कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ सती सिस्टम और ये अपने यहाँ व्हील सिस्टम था, और इसके अलावा दास प्रथा थी, ठीक है, सेलेवरी सिस्टम था, इनको भी हमारी गवर्नमेंट्स ने पंथ निरपेक्ष राज्य होते हुए भी, धर्म से संबंधित होते हुए भी सती प्रथा को धर्म से माना, बाल विवाह है ना। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं, डाकिन प्रथा वगैरह राजस्थान में जैसे चलती है, तो ये कह दे कि ये हमारे धर्म के अंदर है, हमारी आस्था है और हम ऐसा धर्म के अनुसार कर रहे हैं, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे राज्य, ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारा धार्मिक अधिकार है। तो इस आधार पे हम मांग नहीं कर सकते जो कि समाज या व्यक्ति के लिए हानिकारक हो, उस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता या राजनीति, ये जो सामाजिक स्वतंत्रता है वो मान्य नहीं हो सकती। तो उनको कहते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता वही है कि स्वतंत्रता की सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि मतलब अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा पहले, मैकिन ने अपनी परिभाषा के अंदर सकारात्मक स्वतंत्रता को बहुत ही सावधानीपूर्वक प्रकट किया है। अब देखते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता, ये नेगेटिव लिबर्टी क्या है। देखो, नकारात्मक स्वतंत्रता मानव को प्रदान नहीं की जा सकती। मानव समाज में रहता है, जंगल में नहीं रहता है। और नकारात्मक स्वतंत्रता तो प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है जो जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए उचित कही जा सकती है, वो मानव के क्षेत्र में लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव समाज में रहता है और सामाजिक जीवन में रहते हुए व्यक्तियों को कई प्रकार के कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। ऐसे में जो अबाध रूप से स्वतंत्रता का उपयोग मानव नहीं कर सकता। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। ये कहते हैं कि कोई भी प्रकार का प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता तो कहते हैं कि व्यक्ति को जो अच्छा लगे उसके अनुसार उसे खुला छोड़ दें। लेसेस फियर के जो सिद्धांत है उसको वो फॉलो करते हैं या मानते हैं। चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि उसको जीवन का चयन, व्यवस्थाओं का चयन, धर्म का चयन, बिजनेस या व्यवसाय का चयन, शिक्षा का चयन, किसी भी चीज़ का चयन कैसे करे वो व्यक्ति पर डिपेंड होना चाहिए। राज्य को या सरकार को कोई प्रकार का उसमें इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निजी क्षेत्र में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव होना चाहिए, यानी कि उद्योग हो, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, या और कोई भी प्रकार की जो उपक्रम हो, कार्य हो, व्यवसाय हो, उनमें सरकार को कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोग अपनी क्षमता, योग्यता और मेहनत के अनुसार अर्जित करेंगे, कमाएंगे और
धन का संवर्धन करेंगे, संरक्षण करेंगे, तो राज्य को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इस एंगल से देखें तो ये पूंजीवाद को संरक्षण देता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत, व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, यानी कि लेसेस फेयर को ये सपोर्ट करते हैं। वो ये मानते हैं कि व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस में उसका भला है और किस में उसका नुकसान है, वो अच्छी तरह से जानता है। वो विवेकशील प्राणी है, इसलिए राज्य को ये बताने की आवश्यकता नहीं है या गाइड करने की जरूरत नहीं है कि उसे कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। राज्य को कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेसेज फेयर के सिद्धांत को ये मान्यता देता है। यानी वो कहता है कि मैन इज वाइज, स्टेट मस्ट नॉट इंटरफायर एनी सेक्टर। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता, राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता यानी कि जिससे कि कानूनी स्वतंत्रता है वो दी जानी चाहिए। राजनीति के मामले में, कानून के मामले में व्यक्ति को जो ठीक लगे उसके अनुसार उसे स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। ये कानून के अनुसार कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, और व्यक्ति को अपने विकास के लिए सभी सकारात्मक परिस्थितियाँ प्राप्त होनी चाहिए। उसमें कोई प्रकार का व्यवधान या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक कौन से हैं? देखो, इसमें है बेंथम, J.S. मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन और डी टॉकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हैयक और नोजिक प्रमुख विचारक हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये महान विद्वान नकारात्मक स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर और सपोर्टर रहे हैं, समर्थक रहे हैं। जबकि आज के एंगल से नहीं बल्कि उस समय प्राचीन के व्यवस्था की दृष्टिकोण से देखें तो भी नकारात्मक स्वतंत्रता मानव के लिए तो सही नहीं कही जा सकती। फिर आता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकारों में भी कुछ नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं रहे। इनमें जो उदारवाद का जनक हॉब्स है और समझौतावादी सिद्धांत के समर्थक लोक है, हॉब्स, लोक, रूसो, आपको पता होगा कि बहुत बड़े समझौतावादी समाज के, या हम कहेंगे कि राज्य के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बड़े समर्थक विचारक रहे हैं। तो हॉब्स, लोक, लॉर्ड एक्टन और कोस्टेंट, एलेक्सी डी टॉकविले, माइकल ऑक्सफोर्ड, और ये नव रूढ़िवादी के रूप में फेमस है ऑक्सफोर्ड, ये विद्वान रहे, ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। फिर देखो, स्पेंसर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए क्या बोलते हैं कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होते तो राज्य की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं कि समाज एक ऐसा है जिसमें स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं अपराध होते हैं। तो उन अपराधों को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए राज्य की आवश्यकता है। यदि समाज में ये नहीं होते तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं होती। बाकी सारे काम तो व्यक्ति स्वयं कर सकते हैं, लेकिन अपराधियों को दंडित करने और अपराध को रोकने में राज्य की भूमिका होती है, और इसके लिए राज्य की आवश्यकता है। इसलिए राज्य एक इनकी दृष्टि से आवश्यक बुराई है। बुराई तो है लेकिन आवश्यक भी है, क्योंकि अपराधियों को दंडित करने और अपराध को रोकने के लिए जरूरी है। हर्बर्ट स्पेंसर की रचना जिसका नाम है मैन वर्सेस स्टेट, यानी कि राज्य वर्सेस मानव, जिसकी जो प्रकाशन है यो 1884 के अंदर हुआ है, उसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ इसके संबंध में विचार अभिव्यक्त किए हैं। बोल्टर के अनुसार, मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। वोल्टेयर का ये कोटेशन बहुत ज़्यादा फेमस है और आज की राजनीति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं कि मैं आपके विचार से सहमत हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इतनी ज़्यादा अहमियत देता हूं कि मैं आपके इस अधिकार का मरते दम तक समर्थन और संरक्षण करूंगा। हर एक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला
सहमत हो या न हो। और हो सकता है कि कई बार यदि हम उस व्यक्ति को बोलने नहीं देंगे तो बहुत बड़ी उपयोगी बात से वंचित हो जाएंगे। हो सकता है कि एक व्यक्ति सही हो, 99 लोग गलत हो। तो ऐसे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। हो सकता है कि एक व्यक्ति की वजह से समाज का बहुत बड़ा भला हो सकता है, बहुत बड़ा तबका विरुद्ध हो, और एक व्यक्ति सही हो और बाकी समाज गलत हो। तो ऐसे में उस व्यक्ति के विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के अधिकार से समाज का बहुत बड़ा भला हो सकता है। और इसीलिए वोल्टेयर कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करता हूँ। निरपेक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है, अर्थात पितृसत्तात्मक समाज सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। वो कहते हैं कि समाज में किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, बाउंडेशन या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अबाध स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस प्रकार से स्वतंत्रता के संबंध में इन विद्वानों ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारों से यही लगता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता सभ्य समाज में संभव नहीं है। नकारात्मक स्वतंत्रता जंगली समाज में या फिर जंगल में जो प्राकृतिक अवस्था है उनके अंदर ही संभव है। बाकी सभ्य समाज में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन कोई भी समझदार व्यक्ति, लेखक, विचारक, विद्वान नहीं कर सकता। फिर आता है बर्लिन का विचार, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में वो बताते हैं। बर्लिन की रचना है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता के दो आयाम, जिसका प्रकाशन हुआ था 31 अक्टूबर 1958 के अंदर। बर्लिन के अनुसार, आप देखो, बर्लिन अपनी विचारधारा प्रकट करते हुए बताते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्म नियंत्रण और आत्म साक्षरा साक्षरात्मक यानी साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। देखो भाई, वो नकारात्मक स्वतंत्रता के सामने ये कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता गलत है। सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि मानते हैं, यानी कि व्यक्ति को पता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई बाहर वाला कहते हैं, राज्य जानता है ये, तो ये तो गलत बात है। आत्मनियंत्रण, यानी कि व्यक्ति को अंदर से नियंत्रित कर दिया जाता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कर नहीं सकता है, अंदर से घुटन होती है व्यक्ति को, जो चाहता है वो कर नहीं सकता, उसे त्याग करना पड़ता है, अपनी स्वतंत्रता को त्यागना पड़ता है। और आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा से ही, खुद ही हम उसकी परीक्षा ले रहे हैं, तो इतना भूखा रह सकता है कि नहीं रह सकता है, तो दूसरे के लिए त्याग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यानी कि वो न चाहते हुए भी कि मैं समाज के लिए, राज्य के लिए, दूसरों के लिए, यह इतना नैतिक बन जाता है कि इसकी स्वतंत्रता उसकी सीमित कर दी जाती है। तो ये जो बर्लिन है वास्तव में नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष कर रहे हैं। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में और भी कुछ तर्क हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है, यानी कि जैसे पिता परिवार का मुख्य होता है और बाकी सारे सदस्य पिता के निर्देशन, नियंत्रण और आज्ञा अनुसार ही काम करते हैं। इसका मतलब परिवार के बाकी सदस्यों की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है या समाप्त हो जाती है। तो ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो एक तरह से पितृसत्तात्मक समाज या सामाजिक व्यवस्था को जन्म देता है, जिसके अंदर पिता मुख्य होता है, बाकी लोगों की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है और इसके स्थान पर राज्य होता है और राज्य लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। सकारात्मक स्वतंत्रता को लागू करने के बहाने तो सकारात्मक स्वतंत्रता जो व्यक्ति की अबाध और जन्मजात प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको सीमित और समाप्त कर देता है। इन विद्वानों के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता की कल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण यानी सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। यानी कि राज्य व्यक्ति की भलाई के नाम पर व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षेत्र में बहुत बड़ा हस्तक्षेप करने का मौका प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करता है। ये अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए राज्य को। सकारात्मक स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता को खत्म या सीमित कर देती है, बर्लिन के अनुसार।
यानी कि बर्लिन आगे बोलते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। राज्य कोई न कोई बहाना बना करके समाज कल्याण के नाम पर व्यक्ति के अधिकारों को छीन लेता है और उसके जीवन की प्राकृतिक स्वतंत्रता में बहुत सारे रोड़े अटका देता है बर्लिन के विचार के अनुसार। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की आज़ादी के लिए, व्यक्ति के विकास और व्यक्ति की स्वच्छंदता और व्यक्ति के एक स्वतंत्र जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में व्यक्ति को अबाध स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, वह स्वतंत्रता की परिस्थितियां है, स्वतंत्रता वास्तव में नहीं है। वो कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता जो हम बता रहे हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं। स्वतंत्रता है ही नहीं, सिर्फ बता रहे हैं, हकीकत में स्वतंत्रता दी नहीं जाती है। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों के अभाव से है, ये बर्लिन के विचार हैं। प्रतिबंध होने ही नहीं चाहिए, देयर मस्ट बी नो रिस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू बर्लिन। इट मीन्स बर्लिन wants to absolute liberty and freedom, and this is not accepted it in a civilized society. So this definition is not considered for present civil state. हयक या नव उदारवादी, हयक जो एक नव उदारवादी या न्यू लिबरलिज्म के सपोर्टर रहे हैं, नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं, और उनकी एक प्रसिद्ध जो राइटिंग्स है उसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता का संविधान। पुस्तक का शीर्षक ही, उसका टाइटल ही रखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, जो कि 1960 के अंदर पब्लिश हुई थी। और उनकी अन्य रचना जो लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 में पब्लिश हुई थी, वो भी इस महत्वपूर्ण पुस्तकों में काउंट की